हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BS एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में CBSE यूजीसी नेट का रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक और चेकआउट करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ BS एकेडमिक चैनल पे, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। और इसके साथ आपको कोई सजेशन या फिर आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपको कोई ऑन डिमांड वीडियो क्रिएट कराना है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल ID sandeep2688@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमने bsacademy.blogspot.in का एक ब्लॉग स्टार्ट किया है। इसके अंदर काफ़ी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और फ्यूचर में मैं काफ़ी और भी जो स्टडी मटेरियल है मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। ओके, नाउ जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Students, my name is Sandeep. I did my M.Tech in Computer Science. After that, I have a work experience as a software engineer. मैं CSR एग्ज़ाम एज अ JRF क्वालिफाइड हूँ इन इंजीनियरिंग साइंस स्ट्रीम, और मैं CBSE यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ JRF एज अ JRF 3 times, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे, और ये टॉपिक जो हमारा आता है ये पेपर नंबर 1 में आता है। पेपर नंबर 1 में कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं, और ये 5 to 6 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर देते हैं हमारे सिलेक्शन के अंदर। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर जो हम जिस टॉपिक को चेक करेंगे वो है हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, क्या हाइपोथेसिस होता क्या है। तो हाइपोथेसिस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस की जरा डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपो प्लस थीसिस बन के बनता है हाइपोथेसिस। तो हाइपो मीन्स होता है कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स विच इज टू बी वेरीफाइड। या आप अपनी स्टडी में 2 से अधिक वेरिएबल्स को यूज कर रहे हो जिनको आप वेरीफाई करते हो, उसका मतलब होता है हाइपो। और थीसिस का मतलब होता है पोजिशन ऑफ दिस वेरिएबल इन द स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो थीसिस का मतलब होता है मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल और पोजिशन ऑफ दिस वेरिएबल इन द स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यानी आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन दिया। अब उस सॉल्यूशन को आप वेरीफाई या फिर जस्टिफाई करोगे कि ये सॉल्यूशन इसका है या फिर नहीं है, और वो वेरीफाई हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्शन। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद जो डेटा को एनालिसिस करेंगे उसके बाद हम सॉल्यूशन को वेरीफाई या फिर जस्टिफाई करते हैं। तो रिसर्च एक्टिविटीज आर प्लान टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस। यानी जो हमने अपनी हाइपोथेसिस को या हमने जो टेंटेटिव सॉल्यूशन को माना है, हम उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम अपनी रिसर्च एक्टिविटी को प्लान करते हैं। इसके बाद तो इट इज़ अ प्री अज्यूम स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोपोजिशन विच द इन्वेस्टिगेशन सीक टू प्रूव। यानी एक इज़ अ प्री अजम्पशन से करके हमने जो स्टेटमेंट को लिया है, यानी प्री अज्यूम्टिव स्टेटमेंट होता है। यानी हमने पहले ही आपने इसको अज्यूम करके माना है। यानी इट इज़ नॉट आपने इसको वेरीफाई जस्टिफाई नहीं किया, इट इज जस्ट आपने इसको अज्यूम करके इसको माना है। ओके, इट ऑफर अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज टू बी वेरीफाइड एम्पिरिकली और बेस्ड ऑन सम रैशनल। नाउ इसके बाद होता है नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। तो नेचर ऑफ हाइपोथेसिस मतलब हमारा जो नेचर है इट इज अ कंसेप्शन इन नेचर। जो हम हाइपोथेसिस सेलेक्ट करते हैं इट शुड बी वेरी कंसेप्शन। ओके, इट इज अ वर्बल स्टेटमेंट इन अ डिक्लेरेटिव फॉर्म। तो एक तरह का वर्बल स्टेटमेंट होता है, और ये हमने उसको पहले ही स्टेटमेंट होता है, वर्बल स्टेटमेंट होता है। और ये वर्बल एक्सप्रेशन जो होता है एक ऑन द बेस ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट, और इट इज नॉट अ मेरली आइडिया इन द वर्बल फॉर्म बट द आइडिया इज रेडी टू एनफ फॉर एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। यानी सपोज करिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। अब इस सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, जस्टिफाई करोगे या फिर वेरीफाई करोगे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप का दूसरा जो आपने हाइपोथेसिस लिया है उसको फिर से जस्टिफाई या वेरीफाई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ए हाइपोथेसिस कंटेन्स सम एम्पेरिकल रेफरेंस। एम्पेरिकल मतलब यहाँ पर एम्पेरिकल का मतलब यहाँ पे डेटा से है। एम्पेरिकल यानी आप एम्पेरिकल फॉर्म में डेटा गैदर किया, उसको रिजल्ट्स को फाइंड आउट करके जो आप हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं। इट इंडिकेट अ टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ये मैंने अभी बताया था, क्योंकि हाइपो का मतलब ही होता है कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स। इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड, क्योंकि हम फ्यूचर में जो डेटा को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर ऑन द बेसिस हम अपना डिक्लेरेटिव फॉर्म में स्टेटमेंट को देते हैं। इट रिलेट टू द फ्यूचर वेरिफिकेशन एंड नॉट द पास्ट फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ओके, इट इज़ अ पिवट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यानी ये साइंटिफिक रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंपॉर्टेंट प्लेस है इसका।
नाउ द फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। तो फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस में जो मैक एशन ने 1979 में कुछ स्टेटमेंट दिए थे, इसके फंक्शंस के बारे में बताया था। तो हाइपोथेसिस का पहला मेन फंक्शन होता है, इट इज़ अ टेम्पररी सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कंसर्निंग विद सम ट्रुथ विच इनेबल्स एन इन्वेस्टिगेटर टू स्टार्ट हिज रिसर्च वर्क। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। इट ऑफर अ बेसिस इन एस्टैब्लिशिंग द स्पेसिफाई व्हाट टू स्टडी फॉर एंड मे प्रोवाइड पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। यानी एक हमारे पास जो हम जो स्टडी को लेकर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके हमने जो टेंटेटिव सॉल्यूशन लिया है, उसका एक तरह से हमें पॉसिबल सॉल्यूशन बताता है उसके बारे में। Now, each hypothesis may lead to formulate another hypothesis। हो सकता है आपने जो hypothesis आपने लिया है, हो सकता है उस hypothesis के बाद आपको दूसरा hypothesis एक और फॉर्म में बनाना पड़ जाए, और हो सकता है वो एक तरह से पूरी चेन आपकी बन रही है। तो हो सकता है एक hypothesis जो आपने बनाया है, it may generate another hypothesis which may generate another hypothesis। ओके, तो it is a preliminary hypothesis may take the shape of final hypothesis। क्योंकि क्या होता है, thesis plus synthesis gives us the thesis। okay, to delimit the field of investigation, ये यानी एक तरह से हमारी इन्वेस्टिगेशन को आगे हमारी हेल्प करता है। टू सेंसिटाइज द रिसर्चर सो दैट ही शुड वर्क सेलेक्टिवली एंड हैव ए वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टू ऑफर द सिंपल मीन फॉर कलेक्टिंग एविडेंस टू द वेरिफिकेशन, यानी हम जो वेरीफाई कर रहे हैं उसके प्रॉपर उसको हम डेटा को हम प्रॉपर वे में कलेक्ट करके उसको एविडेंस को निकाल सकें। नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इट प्रोवाइड अ डायरेक्शन टू रिसर्च एंड प्रिवेंट द रिव्यू ऑफ इररिलेवेंट लिटरेचर एंड डेटा कलेक्शन यूजफुल और एक्सेस डाटा। यानी जो एक तरह से जो इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें रिसर्च को आगे चलाने में हमारी बहुत हेल्प करता है, और साथ में ये भी हमें जो इररिलेवेंट लिटरेचर होता है उसको हमें, क्योंकि काफ़ी हम क्या करते हैं कि अननेसेसरी बहुत से रिसर्च डेटा रिसर्च पेपर को अननेसेसरी पढ़ते रहते हैं, तो उसके हो सकता है उनको ये हमें उसको प्रिवेंट करें, यानी उसको हमें पढ़ने ही ना दे ऐसे पेपर्स को, क्योंकि हमारा जो हाइपोथेसिस है हो सकता है वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो पेपर को, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो हमें अननेसेसरी जो लिटरेचर सर्वे होता है उसको हमें उससे हमें बचाता है। और कलेक्शन ऑफ यूजफुल और एक्सेस डेटा, यानी हमारे लिए केवल हम उतना ही डेटा कलेक्ट करें जो हमारी हाइपोथेसिस को हमें वेरीफाई करने में हमारी हेल्प करे। इट गिव्स हेल्प इन डिसाइडिंग द डायरेक्शन इन विच ही हैज़ टू प्रोसीड, यानी हाइपोथेसिस हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन और गाइड करता है हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने तक। इट हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द pertinent facts only, pertinent यहाँ पे मतलब means of important facts only। it helps in drawing the conclusions also। now next है, it is indispensable research instrument and it is a very important, यानी इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, to build a very bridge between the problem and location of empirical evidence and that may solve the problem। ओके, आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए उसके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप डेटा गैदर करेंगे, डेटा को गैदर करने के बाद आप उसका एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पूरा का पूरा एक प्रॉपर एक ब्लू मैप हमारे माइंड में बनाता है, और ब्लू मैप को फिर बनाने के बाद इसको हम डेटा को गैदर करने के बाद इसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो एक्चुअली में इट एक्सप्लोरेशन ऑफ द फिनोमेना अंडर द कंसिडरेशन। नाउ नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। यानी गुड हाइपोथेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्व फैक्ट्स ओनली। ओके, तो इट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एनी लॉ ऑफ नेचर विच इज टू बी ट्रू। ओके, स्टेट इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म, यानी आपको बहुत जो आपने जो हाइपोथेसिस लिया है इट शुड बी वेरी अनएम्बिगुअस। ओके, तो और जो आपने जो जिस वे में आप उसको प्रॉपर कर रहे हैं, तो परमिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग एंड शो अ वेरी क्लियर वर्बलाइजेशन, यानी आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं अपने हाइपोथेसिस को डिफाइन करने के लिए, इट शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आप लोगों के लिए। इट इंश्योर द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन आर अंडर कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर, यानी आप जो मेथड ऑफ वेरिफिकेशन यूज़ कर रहे हैं इट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। इट गारंटीज दैट द अवेलेबल टूल एंड टेक्निक विल बी इफेक्टिवली यूज फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन, यानी जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, आपके पास प्रॉपर टूल टेक्निक्स होनी चाहिए उनको आप वेरीफाई करने के लिए। ओके, इट टेक इनटू द अकाउंट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल विच आर टू बी एक्सरसाइज फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। ओके, इंश्योर द सैंपल इज रेडली अप्रोचेबल, यानी आपने जो सैंपल साइज किया डेटा कलेक्ट करने के बाद आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सके। ओके, इट इंडिकेट्स क्लियरली द रोल ऑफ डिफरेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द स्टडी। डेफिनेटली आपने जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं अपने स्टडी के अंदर, इट शुड बी, इसका जो रोल होना चाहिए, डिफरेंट वेरिएबल्स है उनको आपस में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकें। और इट मेंटेन अ वेरी
अपन डिस्टिंक्शन विद व्हाट इज कॉल्ड है थ्योरी लॉ फैक्ट एजम्पशन है पोस्टुलेट, यानी थ्योरी लॉ फैक्ट्स एजम्पशन पोस्टुलेट क्या होते हैं हम देखेंगे बाद में, बट ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्वाइट डिफरेंट है हाइपोथेसिस से। क्या होते हैं इनको हम चेक करेंगे। रोल ऑफ हाइपोथेसिस इन आवर स्टडी, तो बेसिस ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आइदर इन सोशल साइंस और प्योर साइंस, यानी इसका जो मेन रोल होता है हाइपोथेसिस का, एक तरह से हाइपोथेसिस होना ही चाहिए किसी स्टडी के लिए। इट इज़ द एक्सेल ऑफ एनी रिसर्च प्रोसेस, यानी एक तरह से टॉप स्पॉट पर है ये किसी भी रिसर्च प्रोसेस का। ऑल द रिसर्च एक्टिविटी आर ओरिएंटेड टुवर्ड द वेरिफिकेशन ऑफ द हाइपोथेसिस ओनली। सो सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी प्रिंसिपल एंड लॉ, यानी आपको सपोज करिए आपने न्यूटन ने कोई लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, तो न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए थे वो तीनों लॉ जो हैं एक तरह से उसके एक तरह से हाइपोथेसिस थे। अब उसको हाइपोथेसिस को उसने करेक्ट करने के लिए उसने डेटा को गैदर किया और डेटा को गैदर करने का उसको वेरीफाई किया, तब जाके वो जो लॉ हैं, यानी जो पहले जो उनको थ्योरी और प्रिंसिपल और जो लॉ होते हैं एक तरह से वो पहले हाइपोथेसिस ही होते हैं। तो इट इज़ अ टेंटेटिव थ्योरी, इट इज़ अ टेंटेटिव थ्योरी मतलब ये थ्योरी जो है इट इज़ अ टेंटेटिव थ्योरी विच इज़ नॉट वेरीफाइड एट दैट टाइम। ओके, तो ये टेंटेटिव थ्योरी होती है एंड आफ्टर द वेरिफिकेशन इट टेक्स द शेप ऑफ फाइनल थ्योरी। तो इट इज़ एक हाइपोथेसिस दूसरे हाइपोथेसिस को मैंने बोला बर्थ देता है, तो इसी तरह से एक हाइपोथेसिस से दूसरे हाइपोथेसिस को जन्म मिलेगा, फिर उससे दूसरे को मिलेगा, तो आफ्टर द वेरिफिकेशन इट बिकम्स अ न्यू थ्योरी इन द इट्स फील्ड ऑफ स्टडी। और ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। हो सकता है किसी ने आज से 50 साल पहले एक हाइपोथेसिस दिया था, उसको वेरीफाई स्टडी किया था, अब उसको हम आगे उसको एक हाइपोथेसिस वहाँ से हमें हाइपोथेसिस मिला, उसको हम फिर से वेरीफाई करके एक दूसरी स्टडी और थ्योरी बना सकते हैं। इट इज़ टोटली ऑन द बेस ऑफ डेटा कलेक्शन और डेटा गैदरिंग और डेटा एनालिसिस। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें इस टॉपिक में हमने देखा हाइपोथेसिस के मीनिंग को देखा, हाइपोथेसिस क्यों जरूरी है हमारी स्टडी में इसको देखा। ओके, और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो यू कैन मेल मी एट माई email ID sandeep2000@gmail.com स्टूडेंट। और साथ में मैं अभी बहुत से स्टूडेंट ने पेपर 2 और पेपर 3 को बनाने के लिए बोला है, तो स्टूडेंट मैं पेपर 2 और पेपर 3 को भी काफ़ी जल्दी आप लोगों के सामने रखूँगा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को। ओके, तो आप मेरा bsacademy.blogspot.in जो हमारा जो ब्लॉग है उसको चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।